थी। नमस्कार, के न्यूज के खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और आज स्पेशल रिपोर्ट में हम सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश को ग्रीन एनर्जी का बड़ा हब बनाने की दिशा में सीएम योगी का ऐतिहासिक कदम। दधीच अंगदान संकल्प अभियान कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अंगदान को एक जन आंदोलन बताया और मंदिर ट्रस्ट के जमीन खरीद सौदों को लेकर एसआईटी जांच में अब तक क्या क्या खुलासे हुए और सुरक्षा एजेंसियां किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, ये सारी खबरें हम आपको बताएंगे। और चलते चलते हम बात करेंगे फुटपाथ पर सुरक्षित चलना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन कब मिलेगा लोगों को सुरक्षित फुटपाथ पर उनका अधिकार, ये बड़ा सवाल है। हम इस पर बात करेंगे और अब चलते हैं खबरों के विस्तार में। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात पहली अहम रिपोर्ट की करते हैं। उत्तर प्रदेश को ग्रीन एनर्जी का बड़ा हब बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर में SAEL के इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र का शिलान्यास किया है। इस भव्य कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने साफ किया है कि उत्तर प्रदेश आज देश का सबसे पसंदीदा और भरोसेमंद निवेश का गंतव्य बन चुका है। सरकार हर निवेशक को सुरक्षा, सम्मान और बेहतरीन माहौल देने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में सोलर सेक्टर को नई रफ्तार देने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। गौतम बुद्ध नगर में SAEL के इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग संयंत्र का शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार हर निवेशक को सम्मान, सुरक्षा और बेहतर माहौल देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गौतम बुद्ध नगर में आयोजित भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने SAEL के इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश देश का सबसे भरोसेमंद निवेश गंतव्य बन चुका है। सरकार उद्योगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, सुरक्षा और पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध करा रही है, जिससे बड़े निवेश लगातार प्रदेश की ओर आकर्षित हो रहे हैं। संयंत्र की प्रमुख विशेषताएं। अब भारत को सोलर सेल और अत्याधुनिक सोलर तकनीक के लिए चीन सहित अन्य देशों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। देश की एक्सपोर्ट क्षमता को भारी बढ़ावा मिलेगा। यह परियोजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत और नेट जीरो के राष्ट्रीय संकल्पों को पूरा करने में महत्वपूर्ण योगदान देगी। इंटीग्रेटेड सोलर प्लांट के माध्यम से क्षेत्र के युवाओं के लिए हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। युवाओं को तकनीकी रूप से प्रशिक्षित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश ने पिछले 9 वर्ष के अंदर इस दिशा में बड़े कदम बढ़ाए। हम आज के दिन पर उत्तर प्रदेश के अंदर जो कार्य कर रहे हैं, उसमें हमारा लक्ष्य है कि अगले 2-3 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश 20,000 मेगावाट तक के रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य को प्राप्त करे। अब तक हम इस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़े हैं। 6,000 मेगावाट से अधिक की बिजली आज के दिन पे हम रिन्यूएबल एनर्जी से प्राप्त कर रहे हैं। तेजी के साथ लोगों के मन में ग्रीन एनर्जी का भाव आया है। इसके स्रोत सोलर एनर्जी तो है ही, साथ साथ पराली भी है। अन्नदाता किसान की अतिरिक्त आमदनी के साथ साथ वह जलाए ना, उससे हम पॉल्यूशन ना पैदा करें, बल्कि उसको हम बांध करके उसकी गठरी बना करके अगर हम CBG प्लांट तक पहुंचा लें तो वहां पे CNG भी इससे बन सकती है, कंप्रेस्ड बायोगैस भी बन सकती है और इथेनॉल का निर्माण भी हो सकता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार निवेशकों के सम्मान, उनकी सुरक्षा और उद्योगों के विस्तार के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उन्होंने विश्वास जताया
कि SAEL का ये निवेश प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करेगा और उत्तर प्रदेश को देश के अग्रणी औद्योगिक एवं ऊर्जा राज्यों में शामिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आपको बता दें कि सरकार का कहना है कि नई औद्योगिक नीतियों और बेहतर कानून व्यवस्था के चलते उत्तर प्रदेश में लगातार बड़े निवेश आ रहे हैं। सोलर मैन्युफैक्चरिंग जैसे प्रोजेक्ट न सिर्फ प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नई गति देंगे, बल्कि स्थानीय युवाओं के लिए बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी तैयार करेंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर इथेनॉल ब्लेंडिंग की पॉलिसी लागू होने के बाद, देश के अंदर लागू होने के बाद सबसे ज्यादा इथेनॉल उत्पादन वाले राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश स्थापित हुआ है। इसने हमारे शुगर इंडस्ट्री को आत्मनिर्भर बना दिया है। मुझे याद है 2017 में जब हम लोग आए थे, उत्तर प्रदेश के अंदर इस क्षेत्र में निराशा थी, हताशा थी, लोग भयभीत थे। वर्षों से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पाया था, इंडस्ट्री बंदी की कगार पर थी, किसान हताश और निराश था। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हमने पिछले 9 वर्ष के अंदर 3,22,000 करोड़ रुपए केवल अन्नदाता किसान के खाते में केवल और केवल गन्ना मूल्य का भुगतान करके, जिसमें उसने शुगर भी बनाई है, इथेनॉल भी बनाया है। आज देश के अंदर सबसे ज्यादा लगभग 55% इथेनॉल का उत्पादन अकेले उत्तर प्रदेश कर रहा है देश के लिए। फिलहाल गौतम बुद्ध नगर से शुरू हुआ ये निवेश सिर्फ एक औद्योगिक परियोजना नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश को ग्रीन एनर्जी हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। सरकार को उम्मीद है कि इस तरह के निवेश आने वाले समय में प्रदेश की अर्थव्यवस्था, रोजगार और औद्योगिक विकास को नई ऊंचाई तक पहुंचाएंगे। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। हरिद्वार की धर्म नगरी एक ऐसे सामाजिक और मानवीय संदेश की साक्षी बनी जो किसी भी इंसान को जीवन का सबसे बड़ा उपहार देने की प्रेरणा देता है। हरिद्वार में आयोजित दधीच अंगदान संकल्प अभियान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने शिरकत की। इस दौरान अंगदान को एक जन आंदोलन बनाने और इसके प्रति जन जागरूकता बढ़ाने का पुरजोर आह्वान किया गया। मुख्यमंत्री ने महर्षि दधीच के सर्वोच्च त्याग का स्मरण करते हुए कहा कि अंगदान मानव सेवा का सबसे बड़ा संकल्प है। यह अहम रिपोर्ट देखिए। हरिद्वार में आयोजित दधीची अंगदान संकल्प अभियान कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा के साथ मुख्यमंत्री ने सहभागिता की। इस दौरान अंगदान के महत्व को लेकर जन जागरूकता बढ़ाने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवाओं को और सशक्त बनाने तथा अधिक से अधिक लोगों को अंगदान का संकल्प लेने के लिए प्रेरित किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। आपको बता दें कि हरिद्वार की धर्म नगरी एक ऐसे सामाजिक संदेश की साक्षी बनी जो किसी भी इंसान को जीवन का सबसे बड़ा उपहार देने की प्रेरणा देती है। मुख्यमंत्री धामी ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ दधीची अंगदान संकल्प अभियान में भाग लेते हुए समाज को अंगदान के महत्व का संदेश दिया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में चिकित्सक, सामाजिक संगठन, स्वयंसेवी संस्थाएं और युवा मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय संस्कृति में महर्षि दधीची के त्याग और समर्पण की परंपरा आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है और उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए अंगदान को जन आंदोलन बनाने की आवश्यकता है। दधीची अंगदान संकल्प अभियान। अंगदान केवल एक संकल्प नहीं बल्कि मानव सेवा का सर्वोच्च कार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में अंग प्रत्यारोपण की संख्या वर्ष 2013 के 5,000 से बढ़कर अब लगभग 20,000 हो गई है। देश भर में अब आधार कार्ड से जुड़े 5 लाख से अधिक सत्यापित संकल्प लिए जा चुके हैं। अभियान का नाम महर्षि दधीची के सर्वोच्च त्याग से प्रेरित है। अंगदान को आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दोनों दृष्टिकोणों से समझना और अपनाने पर जोर। सभी लोगों ने देखा होगा, जब मैं भी छोटा था और कक्षा 7वीं 8वीं में पढ़ता हूँगा, मुझे ध्यान है हमारे स्कूल में लिखा रहता था कि हम बदलेंगे युग बदलेगा, और वो उनके हम सबके लिए बहुत बड़ा पाथेय था। आज उसी महान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय डॉक्टर चिन्मया पंड्या जी समाज में सकारात्मक परिवर्तन, नैतिक जागरण और राष्ट्र चेतना का जो संदेश है वो निरंतर
प्रसारित कर रहे हैं। जब भी मुझे आदरणीय चिन्मया जी का विचार सुनने का शुभ अवसर प्राप्त होता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि उनके मुख से पूज्य गुरुदेव का चिंतन एवं युग दृष्टि सजीव होकर पुनः पुनः हमारा मार्गदर्शन कर रही है और उनकी वाणी में सरस्वती जी का वास है जो सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती है। आपके शब्द केवल विचार नहीं बल्कि आत्मचिंतन, राष्ट्र चिंतन और मानवता के कल्याण का संदेश बनकर प्रत्येक श्रोता के हृदय को स्पर्श करते हैं, उसके अंदर एक नई चेतना लाने का काम करते हैं। भाइयों बहनों, भारतीय संस्कृति में जो दान की परंपरा है वो केवल धन एवं भौतिक वस्तुओं के दान तक सीमित नहीं रही है, बल्कि यह त्याग, समर्पण, सेवा और परमार्थ की उस महान जीवन दृष्टि का प्रतीक है जिसने युगों युगों तक मानवता को एक नई दिशा प्रदान की है। हमारी प्राचीन सनातन परंपरा में अनेकों महान विभूतियों ने अपने त्याग, परोपकार और समर्पण के अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किए हैं और हम सभी महर्षि दधीची के उस अद्वितीय त्याग से परिचित हैं जिन्होंने देवताओं को असुरों के आतंक से मुक्त दिलाने के लिए वज्र निर्माण हेतु अपनी अस्थियों का दान किया था। इतना ही नहीं, राजा शिवी ने एक असहाय कबूतर की रक्षा के लिए अपने शरीर का मांस तक अर्पित कर दिया था। ये प्रसंग हमें सिखाते हैं कि भारतीय संस्कृति में किसी प्राणी की रक्षा, परोपकार के लिए स्वयं को अर्पित कर देना वो सबसे बड़ा धर्म है, सर्वोच्च धर्म है। मेरा मानना है कि यदि हमारे निधन के पश्चात हमारे शरीर का कोई अंग किसी व्यक्ति के जीवन को नया बना सकता है, पुनः जीवन दे सकता है, तो इससे बड़ा दान, इससे बड़ा परोपकार और इससे बड़ा पुण्य कोई दूसरा नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार स्वास्थ्य सेवाओं को लगातार सशक्त बना रही है। आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ अंग प्रत्यारोपण व्यवस्था को भी मजबूत करने की दिशा में काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जागरूकता ही इस अभियान की सबसे बड़ी ताकत है और यदि समाज आगे आए तो हजारों लोगों को नया जीवन मिल सकता है। मुख्यमंत्री ने युवाओं से विशेष रूप से इस अभियान से जुड़ने और अपने परिवारों में भी अंगदान को लेकर सकारात्मक चर्चा शुरू करने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का जीवन भले समाप्त हो जाए लेकिन उसके अंग कई अन्य लोगों की जिंदगी रोशन कर सकते हैं और यही सच्चे अर्थों में मानव सेवा है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने अंगदान के लिए संकल्प लेने वाले लोगों का उत्साहवर्धन किया और इस दिशा में कार्य कर रहे चिकित्सकों एवं संस्थाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को जन जन तक पहुंचाने के साथ साथ जन जागरूकता के ऐसे अभियानों को भी लगातार बढ़ावा दिया जाएगा। हरिद्वार से उठी अंगदान की मुहिम केवल एक सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि जीवन बचाने का सामाजिक संकल्प है। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संदेश के जरिए प्रदेशवासियों से इस अभियान को जन आंदोलन बनाने की अपील की है। अब देखना होगा कि यह संदेश समाज के कितने लोगों को अंगदान के लिए प्रेरित कर पाता है। तो फिलहाल स्पेशल रिपोर्ट में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद अगली रिपोर्ट का रुख करेंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बात स्पेशल रिपोर्ट में अगली रिपोर्ट की करेंगे। अयोध्या के श्री राम मंदिर में कथित चढ़ावा गड़बड़ी की जांच अब एक नए मोड़ पर पहुंच गई है। मामले की जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी एसआईटी ने अपना दायरा बढ़ाते हुए अब मंदिर ट्रस्ट की जमीन खरीद सौदों को भी इसकी भी पड़ताल शुरू कर दी है। जहां महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है, वहीं पूरे मामले को लेकर संत समाज में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। इन सबके बीच राजनीतिक गलियारों में भी सियासत पूरी तरह से गर्मा गई है। आखिर इस जांच में अब तक क्या क्या खुलासे हुए और सुरक्षा एजेंसियां किस दिशा में आगे बढ़ रही हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। अयोध्या के श्री राम मंदिर में कथित चढ़ावा गड़बड़ी की जांच अब नए मोड़ पर आकर खड़ी हो गई है। चढ़ावे की कथित चोरी की जांच कर रही विशेष जांच टीम यानी एसआईटी अब मंदिर ट्रस्ट की जमीन खरीद से जुड़े सौदे की भी पड़ताल करेगी और आरोप है कि जिन इलाकों की जमीन सरकारी अधिग्रहण में कम कीमत पर ली गई, उन्हीं इलाकों की जमीन ट्रस्ट ने कहीं अधिक दाम पर खरीदी। इस बीच जांच में कई नई कार्रवाई भी हुई है। आपको बता दें कि श्री राम मंदिर में कथित चढ़ावा गड़बड़ी की जांच का दायरा अब और बढ़ा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी अब मंदिर ट्रस्ट द्वारा की गई जमीन खरीद के सौदे की भी विस्तृत जांच करेगी।
और आरोप है कि कुछ जमीनों को बाजार या अधिग्रहण मूल्य से कई गुना अधिक कीमत पर खरीदा गया। इन आरोपों को लेकर पिछले कुछ सालों से राजनीतिक विवाद भी होता रहा है। अब उन्हीं दस्तावेजों और भुगतान प्रक्रिया की जांच की जाएगी। इन सब के बीच चढ़ावा गड़बड़ी मामले में एसआईटी की जांच तेज हो गई है। प्रारंभिक जांच में दान प्रबंधन व्यवस्था में कई प्रक्रियागत खामियां मिलने की बात सामने आई है। मामले में 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उनके ठिकानों पर छापेमारी के दौरान करीब 89.85 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। पुलिस ने कई दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड भी जब्त किए हैं। चढ़ावा जांच में अब तक क्या हुआ? एसआईटी की जांच जारी, 8 आरोपियों की गिरफ्तारी, करीब 89.85 लाख रुपए बरामद, कई दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड जब्त किए गए। एसओपी के उल्लंघन की जांच भी जारी। वहीं दूसरी तरफ इस विवाद में अब संत समाज भी खुलकर मैदान में उतर आया है। मुजफ्फरनगर के शिव चौक पहुंचे हिंदू रक्षा सेना के अध्यक्ष और महामंडलेश्वर श्री प्रबोधानंद गिरी जी महाराज ने इस पूरे प्रकरण को देश के करोड़ों राम भक्तों की आस्था पर चोट बताया। क्या कुछ कहा, जरा आप खुद सुनिए। बहुत बड़ा अपराध अर्थात महाअपराध है। इन सबके षड्यंत्र का मेन आदमी चोरों की नानी नृपेंद्र मिश्रा है, क्योंकि यह नृपेंद्र मिश्रा वही है जो राम भक्तों का हत्यारा था, जिसने हजारों राम भक्तों पर गोली चलवा करके पूरी अयोध्या को शर्मसार कर दिया था, खून से लथपथ कर दिया था। उसकी अध्यक्षता में भगवान श्री राम का मंदिर का निर्माण हुआ। तो यह देश का दुर्भाग्य मानते हैं हम। तो अभी तक ट्रस्टियों को त्याग पत्र दे देना चाहिए था, लेकिन ये तो नहीं ट्रस्टी देते, ये तो निर्लज्ज है। एक ऐसी भी जांच होनी चाहिए जो पूरी अब तक का जो अयोध्या का प्रकरण है उस प्रकरण पर स्पष्टीकरण हो सके और उसकी भी एफआईआर होनी चाहिए। जिस निर्माण हुआ है तो उस निर्माण में भी समिति पे 40% कमीशन लेने के आरोप आए हैं, तो निर्माण समिति के खिलाफ भी एक एफआईआर होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ इस मामले पर सियासत भी गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी एसआईटी को दस्तावेज सौंपे हैं। उनका आरोप है कि ट्रस्ट ने करोड़ रुपए के संदिग्ध भूमि सौदे किए। हालांकि इन आरोपों पर जांच जारी है और अभी किसी निष्कर्ष की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। एसआईटी अब जमीन खरीद से जुड़े रजिस्ट्री रिकॉर्ड, भुगतान, बाजार मूल्य और सरकारी अधिग्रहण से जुड़े दस्तावेजों का मिलान करेगी। आप जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि किस प्रकार से दान की जमीन 1 करोड़ में बेची गई, 9 करोड़ की जमीन 55 करोड़ 47 लाख रुपए में बेची गई, 3 करोड़ की जमीन 24 करोड़ में बेची गई और 3 करोड़ की जो जमीन 24 करोड़ में बेची गई वो नजूल की जमीन बेची गई। जो जमीन न बेची जा सकती है न खरीदी जा सकती है, उस जमीन को कैसे ट्रस्ट ने 24 करोड़ रुपए चंदे का पैसा लगा के खरीद लिया। इसके अलावा जो उस समय के भारतीय जनता पार्टी के मेयर थे, उनके भतीजे दीप नारायण से संबंधित कई कागजात हैं जो मैंने एसआईटी के अध्यक्ष को सौंपा है कि उसने कैसे चंपत राय को जमीन बेच के ट्रस्ट को चूना लगाने का काम किया है। जहां एक तरफ ट्रस्ट में बड़ा घटनाक्रम सामने आया, महासचिव चंपत राय और ट्रस्ट सदस्य अनिल मिश्र ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। ट्रस्ट ने इस्तीफे की पुष्टि की है। वहीं मंदिर प्रशासन में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए तिरुपति बालाजी मॉडल की तरह सीईओ नियुक्त करने पर भी चर्चा चल रही है। जहां एक तरफ सबकी नजर एसआईटी की अगली कार्रवाई पर टिकी है। जमीन खरीद में वित्तीय अनियमितता के आरोपों की पुष्टि होती है तो जांच का दायरा और बढ़ सकता है। फिलहाल एजेंसियां दस्तावेजों की जांच और संबंधित लोगों के बयान दर्ज कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ जांच की आंच कहां तक पहुंचेगी, कौन से चेहरे बेनकाब होंगे, किनके पाप सामने आएंगे, देखने वाली बात होगी। स्पेशल रिपोर्ट के न्यूज़ इंडिया।
तो स्पेशल रिपोर्ट में अब बात अगली रिपोर्ट की करेंगे। क्या इस देश में पैदल चलना अब सबसे बड़ा जोखिम बन चुका है? क्या शहर अब सिर्फ गाड़ियों के लिए बन रहे हैं, इंसानों के लिए नहीं? सुप्रीम कोर्ट साफ कह चुका है कि फुटपाथ पर सुरक्षित चलना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। अदालत ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि पैदल यात्री का अधिकार किसी भी मोटर वाहन से कम नहीं है। लेकिन सवाल है कि अगर फैसला इतना स्पष्ट है तो जमीन पर हालात इतने बदतर क्यों हैं? ये रिपोर्ट देखिए। किसी भी सभ्य और विकसित शहर की पहचान उसकी ऊंची इमारतों से नहीं, बल्कि इस बात से होती है कि वहां पैदल चलने वाले लोग कितने सुरक्षित हैं। फुटपाथ केवल सीमेंट और टाइल्स का ढांचा नहीं होते, बल्कि ये नागरिक सुरक्षा की पहली दीवार होते हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे हों, अस्पताल पहुंचने वाले मरीज, दफ्तर जाने वाले कर्मचारी या बाजार जाने वाली महिलाएं, हर किसी के लिए फुटपाथ सुरक्षित आवाजाही का माध्यम है। शहरी योजनाकारों का मानना है कि जहां फुटपाथ मजबूत होते हैं, वहां सड़क दुर्घटनाएं कम होती हैं और लोगों का जीवन अधिक सुरक्षित बनता है। लेकिन दुर्भाग्य से हमारे शहरों में सबसे कमजोर कड़ी वही है जो सबसे ज्यादा जरूरी है, यानी फुटपाथ। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में स्पष्ट कर दिया है कि फुटपाथ पैदल यात्रियों के लिए है और उन पर सुरक्षित तरीके से चलना प्रत्येक नागरिक का मौलिक अधिकार है। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों की तस्वीरें देखें तो हालात इस फैसले से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। पहली तस्वीर मुरादाबाद की है, जहां बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और बाजारों के आसपास फुटपाथों पर दुकानों और होटल संचालकों का कब्जा है। जिन रास्तों पर लोगों को सुरक्षित चलना था, वहां अब सामान रखा है। मजबूर होकर लोग सड़क पर उतरते हैं और हर पल हादसे का खतरा उठाते हैं। राहगीरों का कहना है कि स्मार्ट सिटी के दावे तो किए जाते हैं, लेकिन स्मार्ट शहर की सबसे पहली पहचान सुरक्षित फुटपाथ आज भी गायब है। पूर्व सांसद एसटी हसन ने भी इस मुद्दे पर प्रशासन की जवाबदेही तय करने की मांग की, जबकि स्थानीय नागरिकों ने नियमित कार्रवाई की जरूरत बताई। देखिए, फुटपाथ लोगों के चलने के लिए होता है और इसीलिए फुटपाथ बनाया जाता है ताकि वो मेन रोड पे ना आए और एक्सीडेंट से बचे। आमतौर से देखा गया है कि सारे फुटपाथों के ऊपर अतिक्रमण हो जाता है, ठेले लग जाते हैं, लोगों की फड़े आ जाती हैं, दुकान के बाहर फुटपाथ पूरा घेर लिया जाता है और कहीं ना कहीं नगर निगम भी इजाजत दे देता है कि ठेले लगाने के लिए। अब आदमी जब सड़क फुटपाथ पर नहीं चलेगा तो सड़क के ऊपर आएगा। सड़क पर ट्रैफिक होता है और ट्रैफिक में एक्सीडेंट्स होते हैं। फुटपाथ बिल्कुल क्लीन होने चाहिए। फुटपाथ के पीछे जो जगह है उसमें अपना लोग काम करें, फुटपाथ को छोड़ के काम करें। अब चलते हैं चंदौली। यहाँ भी तस्वीर लगभग वही है। प्रशासन अभियान चलाता है, कुछ दिन अतिक्रमण हटता है, लेकिन कुछ ही समय बाद फुटपाथ फिर कब्जे में चले जाते हैं। नौबतपुर से पड़ाव तक राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बाजारों में दुकानों का सामान सड़क तक फैला हुआ है। पैदल चलने वालों को सड़क पर उतरना पड़ता है और जिससे दुर्घटना और जाम दोनों बढ़ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार्रवाई स्थायी नहीं है, केवल औपचारिक बनकर रह गई है। हालांकि यातायात विभाग का कहना है कि जहां शिकायत मिलती है वहां अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। हम लगातार मुगलसराय पर हमारी ट्रैफिक की टीमें जो है लगातार वहां वॉच करती हैं और ठेला वाले, खुमचा वाले और पटरी रेहड़ी वाले, इनको लगातार हम लोग बताते रहते हैं और ऐसे लोगों को हम नोटिस भी लगातार दे रहे हैं और जिससे कि किसी प्रकार का सड़क पर कंजेशन न हो, सड़क अतिक्रमण मुक्त रहे और यातायात का सुगम संचालन होता रहे। इस दिशा में हमारा लगातार कार्य हो भी रहा है और हम अतिक्रमण मुक्त करवा रखे भी हैं। आगरा की तस्वीर भी अलग नहीं है। फुटपाथों पर दुकानों का सामान, ठेले से अवैध कब्जे, नतीजा यह है कि जनता को सड़क पर चलना पड़ रहा है। लोगों ने साफ कहा कार्रवाई होती है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर वही हालात बन जाते हैं। राहगीरों की मांग है कि सिर्फ अतिक्रमण हटाने से काम नहीं चलेगा, नियमित निगरानी भी जरूरी है। साथ ही रेहड़ी पटरी व्यवसायियों के लिए अलग स्थान तय किए जाएं, ताकि उनकी रोजी रोटी भी सुरक्षित रहे और जनता का रास्ता भी। जालौन में हमारी टीम ने रियलिटी चेक किया। सवाल था, जब सर्वोच्च न्यायालय साफ कह चुका है कि फुटपाथ पर सुरक्षित चलना नागरिक का मौलिक अधिकार, जब अदालत कह चुकी है कि पैदल यात्रियों का अधिकार मोटर वाहन से कम नहीं है, तो फिर आखिर फुटपाथों पर कब्जे क्यों बने हुए हैं? जनता ने प्रशासन से जवाब मांगा। वहीं सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई लगातार जारी है और आगे भी जारी रहेगी।
फुटपाथ किसी कब्जेदार की सुविधा के लिए नहीं बनाए जाते, वे आम नागरिकों के अधिकार, सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक। प्रदेश के तमाम जनपदों से आई तस्वीरें बता रही हैं कि अभी बहुत कुछ बदलना बाकी है। सबसे बड़ा सवाल अब भी बाकी है कि क्या कार्रवाई सिर्फ अभियान तक सीमित रहेगी? क्या अतिक्रमण हटाने के बाद दोबारा कब्जा करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी? क्या नगर निगम, पुलिस, विकास प्राधिकरण और ट्रैफिक विभाग मिलकर स्थायी व्यवस्था बनाएंगे? और क्या शहरों की योजना बनाते समय सबसे पहले उन नागरिकों के बारे में सोचा जाएगा जो न कार में चलते हैं, न बाइक पर, बल्कि सिर्फ पैदल चलते हैं? सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है। अब निगाहें प्रशासन पर हैं, क्योंकि जब तक फुटपाथ जनता को वापस नहीं मिलेंगे तब तक स्मार्ट सिटी का सपना अधूरा रहेगा और विकास का दावा भी अधूरा रहेगा। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। तो स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया।